अगला कॉन्सेप्ट मैचिंग। फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे एक्रूअल और मैचिंग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ही कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस पढ़े हुए हैं एट योर ओन या बुक्स में या किसी और क्लासेस में, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इसमें एक हेयर लाइन डिफरेंस है, सिर्फ एक जरा सा रत्ती भर, जिसे समझने में बच्चे गलती करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अर्नर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जो टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की, ये कहां से आई? बोले सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब जो एक्सपेंस बकाया है। फिर मैं पूछता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम बुक्स में लेते हैं किस कॉन्सेप्ट के लिए? एक्रूअल के लिए या मैचिंग के लिए? मैक्सिमम का आंसर आता है एक्रूअल। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, नॉट बिकॉज ऑफ अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल ने तो सिर्फ यह कहा कि आप उस पीरियड में होने वाले ट्रांजैक्शन को ले लो। एग्जाम्पल देता हूं बढ़िया सा। मैंने जुलाई 1 को एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे वर्ड पर ध्यान देना, जुलाई 1 2019 को मेरा बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने एक प्रीमाइसेस रेंट पर ली 2000 रुपीज पर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे इस 9 महीने के पीरियड के लिए मुझे 9 मंथ्स का पीरियड लिया मैंने, जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। फर्स्ट टाइम बना रहा हूं, इसलिए इस पीरियड के मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जो इस पीरियड में अकर हुए, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब हमने इस पूरे 9 महीने के पीरियड में हमारे लैंडलॉर्ड को 20,000 रुपीज का रेंट दिया, पे करा। हम लिख लेंगे कि वो ट्रांजैक्शन उस पीरियड का, इसलिए लिख लिया, दैट इज बिकॉज ऑफ अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब जब 20,000 का रेंट पे करा तो जरा समझिएगा, हमने 2,000 पर मंथ पे रेंटल वो प्रीमाइसेस लिया था। जुलाई से लेकर अगर मार्च तक गिने तो 9 मंथ्स के हिसाब से तो 2 9 18,000 होना चाहिए। हमने इस पीरियड में कितना पेमेंट करा? 20। तो हमने एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से 20,000 लिख लिया कि वो उस पीरियड में ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन अब वो ट्रांजैक्शन उस पीरियड में हुआ है इसलिए लिख लिया, बट उसको मैच करना होगा। अब हम कहेंगे जिस पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हैं 9 मंथ्स की, उस पीरियड में हमने रेंट जो पे करा है वो 10 मंथ्स का पे करा है। एक्रूअल कंसेप्ट उसको रिकॉर्ड तो कर लिया था, लेकिन 1 महीने का जो रेंट है वो अगले पीरियड का रेंट है, जो पेमेंट यही हो गया है। उसे ही हम कहते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहेगा, अब आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन उस पीरियड में रिकॉर्ड कर लिए थे उनको मैच कर लो कि वो उसी पीरियड के हैं या नहीं। दैट इज मैचिंग। आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट, while ascertaining profit, revenue and expenses for the same accounting period should be considered। वर्ड पे ध्यान दिया आपने, सेम अकाउंटिंग पीरियड, 9 मंथ्स के रेवेन्यू को 9 मंथ्स के एक्सपेंस से मैच करेंगे। अब आपने कहा हमने 10 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, वो हमने लिख तो दिया, बट जब मैच करेंगे तो 9 मंथ का ही लेंगे और 1 महीने का रेंट प्रीपेड रेंट कहलाएगा। डोंट ट्राई टू क्रैम, यही मेरी आपको हमेशा राय रहेगी। नाउ इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी से एक्रूअल, एक्रूअल से मैचिंग, which leads to adjustment of items like prepaid, outstanding, expenses, earned, accrued, ये सारी टर्म्स आएंगी। और एक और चीज आएगी, स्टॉक। आप बोलेंगे स्टॉक, इन्वेंट्री, वो भी आएगी। वो कैसे? चलो वो एग्जांपल भी समझाई देता हूं। मैंने जुलाई में बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा काम है ट्रेडिंग का, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब गुड्स बाजार से खरीदना,
और उसे आगे बेच देना, बनाता बनाता कुछ नहीं हो, ट्रेडिंग कर रहा हूं। आई एम बेसिकली अ रिटेलर, जो बना बनाया गुड्स खरीदता है और आगे बेच देता है कस्टमर्स को, सीधा होलसेलर भी रिटेलर। अब इस केस में मैंने परचेस करी 9 मंथ्स के अंदर 10 लाख रुपीस की, कितने की? 10 लाख रुपीस की, और मैंने सेल करी 13 लाख। मैं कहूंगा यार 13 लाख की सेल है, 10 लाख की परचेज है, 3 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, फिर खर्चे वर्चे जो भी काट दूंगा। नो, नेवर। आपने जो 13 लाख की सेल करी है, ये सेल जो हुई है, क्या वो 10 लाख का सारा गुड्स बेच दिया क्या? तो जैसे ही आपका ये 9 मंथ्स एंड होंगे, 9 मंथ्स के एंड डेट पर, लास्ट डेट पर, आप ये देखेंगे कि आपकी उस 10 लाख की परचेज में से कितना गुड्स आपके पास अभी भी अनसोल्ड है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, 10 लाख में से आपका 2 लाख का गुड्स आपके पास पड़ा है। दैट विल बी नोन एज क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। हाउ मच? 2 लाख स्टॉक इन्वेंट्री। अगर हम मैचिंग नहीं करते तो हम कहते 13 लाख की सेल, 10 लाख की परचेज, 3 लाख का प्रॉफिट। मैचिंग करेंगे तो हम कहेंगे इस 13 लाख की सेल करते वक्त हमने जो गुड्स परचेज किया था वो सिर्फ 8 लाख का ही सेल किया है, 2 लाख का तो पड़ा हुआ है। तो अब हम हमारा अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम कहेंगे 13 लाख की सेल, 8 लाख की परचेज, नॉट 10 लाख की परचेज, 8 लाख की परचेज को ही एक्सपेंस बनाएंगे, 10 लाख की परचेज को हमारा एक्सपेंस नहीं बनाएंगे। आउट ऑफ परचेज ऑफ 10 लाख 2 विल बिकम स्टॉक एंड रेस्ट 8 लाख विल बिकम एक्सपेंस। सो 10 लाख का आपका प्रॉफिट, उसके बाद जो एक्सपेंस आपने और किए वो माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन मैं लेमन की तरह बोल रहा हूं, मैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टर्म अभी यूज नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर? सो एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखना। पीरियोडिक प्रॉफिट इज इक्वल टू पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस मैच्ड एक्सपेंस। तो अगर आप एक्रूअल को वापस जाके रेफर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैचिंग और एक्रूअल में क्या फर्क है। हमने कहा एक पर्टिकुलर पीरियड के प्रॉफिट अगर आपको निकालने हैं तो उस पीरियड का रेवेन्यू लो और उस पीरियड के एक्सपेंस को उससे मैच कर दो। क्लियर फ्रेंड्स? अब तक मैंने ये 5 कॉन्सेप्ट पढ़ा है। पहले 2 कॉन्सेप्ट तो ये थे भाई, बिजनेस की अकाउंटिंग अलग करनी है, दूसरा अकाउंटिंग करनी है तो वो मनी टर्म में उस कंट्री की करेंसी में करनी है जिसमें रिपोर्ट, वो 2 तो बेस हो गए। अब हमें अगर उस बिजनेस के रिजल्ट पता लगाने हैं या उस बिजनेस की पोजीशन पता लगानी है तो पहला कॉन्सेप्ट आया पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी से निकला एक्रूअल, एक्रूअल से निकला मैचिंग और हमारा काम हो गया। इसलिए मैं कहता हूं ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं ये हमें इनकम डिटर्मिनेशन में मदद देते हैं। क्या बोला मैंने? इनकम के डिटर्मिनेशन में, यानी हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी इस पीरियड की इनकम कितनी है। तो अगर मेरा आपसे क्वेश्चन होता है ऑन बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट इनकम इज डिटरमाइंड और इनकम इज मेजर्ड, तो आपका आंसर होगा पीरियोडिसिटी, अक्रूवल एंड मैचिंग। सर ये क्या कहना चाहते हैं? हमने तो कभी इस तरह से पढ़ा नहीं। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इन कॉन्सेप्ट को हमने ऐसे कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाऊंगा प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप के, कंपनी के, तब इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से यूज करना सिखाऊंगा। आज तक मेरे अगर 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस जो किया है, बच्चे इन कॉन्सेप्ट को बस याद कर लेते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लिखने के लिए। इन कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझते। एज अ प्रोफेशनल मैं आपको यही कहूंगा, इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और अगर वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया तो अकाउंटिंग आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं कहूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सबसे आसान ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं सोचने के लिए। क्लियर? बट समझ में आना चाहिए। अब ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट हमें इनकम डिटरमाइन करके देते हैं, इनकम मेजर करके देते हैं, और साथ में हमको ये बताते हैं कि ये हमारी एसेट है और ये हमारी लायबिलिटी है। सर ये क्या? मेरे वर्ड पे ध्यान देना। हमें ये बताते हैं, आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि इसको एसेट बोलो, इसको लायबिलिटी बोलो।
चलिए सर अब एग्जाम्पल बताइए। हमने 10 लाख रुपीस की परचेस करी थी उन 9 मंथ्स में। क्लियर फ्रेंड्स? कितने की? 10। उस 10 लाख में से हमारी 7.5 लाख का तो हम पेमेंट कर चुके थे इसी 9 मंथ्स में। तो रिमेनिंग जो 2.5 लाख हमें पेमेंट करना बाकी हैं वो हमारे बनेंगे ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स। वो जो ट्रेड पेबल हैं यानी देना बाकी हैं, ट्रेड के पेबल, परचेस के पेबल, परचेस जो करी थी उसका पेमेंट अभी तक नहीं दिया है। 2.5 लाख हमारे क्रेडिटर्स बनेंगे, ट्रेड पेबल्स बनेंगे और वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। और करंट लायबिलिटी उसने हमें रिकॉग्नाइज करा दिया, आइडेंटिफाई करा दिया कि ये हमारी लायबिलिटी है। क्लियर? दूसरी बात, उस 10 लाख में से हमने 8 लाख का गुड्स 13 लाख में सेल कर दिया। बाकी का जो 2 लाख का गुड्स है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, अभी हाल फिलहाल 2 लाख का गुड्स है, वो हमारा स्टॉक बन गया। क्या बन गया? स्टॉक। वर्ड पे ध्यान देना, स्टॉक बन गया। करंट एसेट्स बोलेंगे उसको हम। क्या बोलेंगे? करंट। अभी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारी नेक्स्ट स्टेज का पार्ट है, थर्ड फेज में, थर्ड जो हमारा लेक्चर उसमें आएगा। ये वो स्टॉक बन गया। अब मेरी बात को समझना, ऐसे हमको पता लगता है ये मेरी करंट एसेट है, ये मेरी नॉन करंट, ऐसे हम रिकॉग्नाइज कर लेते, आइडेंटिफाई कर लेते हैं एसेट और लायबिलिटी। लेकिन सिर्फ ये पता लगा लेते हैं कि ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। अब समझना, वो जो स्टॉक हमारा नहीं, जो परचेज हमारी नहीं बिकी है उसको हमने स्टॉक बोल दिया और हमने कहा वो 2 लाख का पड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो 2 लाख है दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जिस कीमत में हमने खरीदा था उस कीमत पर हमारे पास पड़ा हुआ है 2 लाख। बट क्या हमें उसको बुक्स में 2 लाख पर ही लेना है? तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमने आइडेंटिफाई कर ली, सॉरी रिकॉग्नाइज नहीं, आइडेंटिफाई कर ली कि ये एसेट है और ये लायबिलिटी है, क्या हमको उन्हीं वैल्यू पे लिखना है जिन वैल्यू को हमने पेमेंट किया या पेमेंट करेंगे? नो। अब उसके लिए हमारे 3 और कॉन्सेप्ट आए, यानी हमारी एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यूएशन करने के लिए फिर 3 कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न दूसरा, और तीसरा आपका है रियलाइजेशन और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। सो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स which provides the basis for valuation of assets and liabilities। मेरे वर्ड पे ध्यान दिया? एसेट्स और लायबिलिटी को आइडेंटिफाई तो हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट कराएंगे। कौन से? पीरियोडिसिटी, एक्रूअल, मैचिंग। इससे आपको ये पता लग गया ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। अब उन एसेट और लायबिलिटी को किस वैल्यू पर हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना है, उसके लिए फिर 3 कॉन्सेप्ट हैं, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन और लिक्विडिटी। रियलाइजेशन एंड लिक्विडिटी वन एंड द सेम थिंग। क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो अब मैं लास्ट में एक बार थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूं। दीज 3 कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, एक्रूअल एंड मैचिंग, ये हमें सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी आइडेंटिफाई कराते हैं। गोइंग कंसर्न, कॉस्ट एंड रियलाइजेशन, ये हमें बताते हैं कि हमारी एसेट और लायबिलिटी जो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं उनको किस वैल्यू पे बुक्स में लेना है। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वैसे वापस आएगा, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, आज जो स्टॉक आपके पास बच गया, यानी जो परचेज आपने नहीं करी, जो परचेज आपने सेल नहीं करी, आपने कहा 2 लाख की रह गई है, वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। वो 2 लाख कैसे निकलता है उसके लिए आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक पूरा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे आप। तो 2 लाख का परचेज आपके पास रह गई है जो बिकी नहीं है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब हमारा इंडिया में हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक एएस इशू कर रखा है जिसमें कह रखा है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज कंसीडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बहुत फास्ट बोल गया हूं बट आप मान लीजिए ऐसा कुछ कहा उसने कहा जो माल आपके पास बच जाता है, जो परचेज आपने करी है लेकिन बेचा नहीं है, उस गुड्स के लिए आपकी जिस कॉस्ट में आपने खरीदा था या तो वो कॉस्ट ले लो, या आप ये देखो कि अगर उन्हें आप आज की तारीख में बेचो तो क्या जितना पैसा आपने खरीदने में लगाया उतने में बिक जाएगा।
अगर उससे ज्यादा में बिकेगा तो भूल जाओ, 2 लाख पे लिख लो, और अगर उससे कम में बिकेगा तो आप वो वैल्यू लो, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब आपके पास जो 2 लाख की हिस्टोरिकल कॉस्ट बच गई है, आपने कहा ये सारा माल अगर बाजार में बेचें तो ये सिर्फ 1.8 लाख में ही बिकेगा, तो अब आप उसको 2 लाख पे नहीं लेंगे, 1.8 लाख पे लेंगे। वैल्यूएशन क्राइटेरिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेशन विच एवर इज लोअर। ऐसे समझाऊंगा आगे, बट अभी क्लियर हो गया कि एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यूएशन का क्राइटेरिया बाकी के 3 कॉन्सेप्ट देंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, कौन कौन से? पीरियोडिसिटी, एक्रोल और मैचिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट हमें क्या करके देते हैं? ये 3 कॉन्सेप्ट हमें मेजर करके देते हैं हमारी इनकम। आर द 3 कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर? अब जैसा कि मैंने कहा था, बाकी के 3 कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, बड़ा सिंपल सा, इसने कहा बिजनेस गोइंग कंसर्न है। इट इज स्टेट दैट बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ फोर्सिबल टाइम एंड इज नॉट गोइंग टू वाइंड अप सून। फ्रेंड्स, अभी गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है और इस कॉन्सेप्ट की क्या यूटिलिटी है? मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जुलाई 1, 2019 को, और जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा यार मैं इस बिजनेस में, मेरा काम है बिजनेस, मान लीजिए मैंने ली है, स्टार्ट करिए एक कार रेंटल सर्विसेज। मैंने ट्रैवल एजेंसी खोली जिसमें मैं कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, और मैंने 10 बढ़िया बढ़िया कारें खरीद ली, लिमोजिन खरीद ली, मैंने रोल्स रॉय खरीद ली, ऑडी खरीद ली, बढ़िया BMW खरीद ली। इन कारों को मैं रेंटल पे चलाऊंगा बड़े बड़े होटल्स के साथ एसोसिएट करके, और मैंने ऐसे करके 5 करोड़ की कारें खरीद ली। वो 5 करोड़ की जो कारें खरीदी मेरी जेब से, तो उस पीरियड में 5 करोड़ गया, चाहे कैश में खरीदी चाहे उधार में खरीदी, 5 करोड़ का मेरा हो गया। अब वो जो 5 करोड़ की कारें हैं उन्हें मैं क्या बोलूंगा? बोले वो हमारी बनेंगी एसेट्स। क्या बनेंगी? एसेट्स। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि उन्हें हम यूज करेंगे। अब एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, तो पढ़ेंगे हम। बोले इसे हम यूज करेंगे, हम उसे बेचेंगे नहीं, जिसे हम पढ़ेंगे जब। एसेट्स वो होती हैं जो थिंग्स और आर्टिकल्स हम बिजनेस में खरीदते हैं और हम उन पे ऑपरेशन रन करते हैं या हम उसका यूज करते हैं। जबकि गुड्स क्या होता है? बोले गुड्स वो होता है जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए, यानी कोई चीज मैंने खरीदी और बेची, खरीद के बेची, तो वो मेरा गुड्स होगा। एग्जाम्पल देता हूं, मेरा ऑडी का शोरूम है, मैं एक डीलर हूं और कार का डीलर हूं, और मैंने ऑडी की डीलरशिप ले रखी है। अब मैं ऑडी की कारें खरीदता हूं और वो कारें आप जैसे लोगों को, कस्टमर को बेचता हूं। उस केस में जो ऑडी कार है वो मेरा स्टॉक है, मेरी इन्वेंट्री है। लेकिन मैं कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करता हूं और मैंने ऑडी की कार खरीदी है, तो वही कार मेरी अब स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं है, वो मेरी क्या है? एसेट्स है, एसेट्स। तो आपको समझ में आ गया एसेट क्या, स्टॉक क्या, और पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, बट अभी हाल फिलहाल। अब ये जो कार है, ऐसा तो है नहीं कि 9 महीने में खत्म हो जाएगी या 9 महीने बाद बेच देंगे। तो जब हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट लेंगे, हम कहेंगे इस 9 महीने में इसका यूज क्या हुआ। 9 महीने का पीरियोडिसिटी हो गया। एक्रूअल, हमने जो पेमेंट लिया था वो लिख लिया। मैचिंग करते वक्त हम कहेंगे अरे यार, अब ये 9 लाख रुपए जो है, सॉरी 9 मंथ्स की जो अकाउंटिंग है, ये करने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। हमने इन कार को किराए पे चलाया, ऐसे रेवेन्यू आया। लेकिन जब कारों को किराए पे चलाया तो वो डेप्रीशिएट हुई, उनकी वैल्यू कम हुई। तो अब जैसे ही हमारे वो 9 मंथ्स एंड होंगे 31 मार्च 2020 को, उस समय हम क्या करेंगे मालूम? हम कहेंगे पहली चीज, यार ये जो कार है, ये आज 31 मार्च 2020 को जो हमारे पास है, ये कार कितने समय और यूज में आएगी? 9 मंथ तो आ चुकी है, कितने और आएगी? तो हम इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लेंगे, 1 जुलाई से लेकर कब तक आएगी, एक एस्टिमेट लगाएंगे, जिसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट कहते हैं। दूसरा हम कहेंगे कि यार हमारी ये कार जब इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, तो हम इसे कितने में बेचकर पैसा कुछ ले आएंगे।
एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ये सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन नाम के चैप्टर में। एक ही मतलब होता है, साल्वेज, स्क्रैप, रेजिडुअल, ब्रेकअप, टर्मिनल। अब ये जो दो एस्टीमेट आप लेंगे, और तीसरा आपने जितने में खरीदी थी, 5 करोड़ में खरीदी थी। अब आप बोलेंगे 5 करोड़ की कारें खरीदी थी, जिस दिन खरीदी थी उस दिन से लेकर अब हमें लग रहा है कि वो उस दिन से लेकर अब कब तक यूज में आएंगी, और तीसरी चीज उस समय कब कितने में बिक जाएंगी। इन 3 फैक्टर को बेसिस लेकर आप डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। 5 करोड़ माइनस मान लीजिए उस समय 50 लाख में बिक जाएंगी, माइनस 45 लाख, और हमें लग रहा था कि हम 10 साल यूज करेंगे, 1 जुलाई 19 से लेकर 30 जून कहां तक, 28 तक, 10 साल तक यूज करेंगे। तो 5 करोड़ माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, हम हर साल 45 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल। इस साल 45 लाख का 9 मंथ, क्योंकि 9 मंथ ही यूज किया, इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन लगाया। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न, दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस चलेगा। अब मेरा दूसरा एग्जांपल, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने 1 जुलाई 2019 को 5 करोड़ की कारें खरीदी, ये सोच के मैं कार रेंटल चलाऊंगा, और मैंने चलाना चालू किया। मार्च 20 जब आई तो 31 मार्च 20 के दिन मुझे को ये पता था कि मैं ये बिजनेस आने वाले 4 महीने बाद बंद करने वाला हूं। कारण मेरा बिजनेस बहुत हैवी लॉसेस में था, और मैंने ये डिसीजन ले लिया था और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए। अब मैं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा 10 साल काम में आएंगी, आएंगी, बट मैं तो बिजनेस बंद करने जा रहा हूं 4 महीने बाद। मैं फॉलो करूंगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। और मैं क्या कहूंगा कि 4 महीने बाद ये कितने में बिक जाएंगी, नहीं, मैं बोलूंगा आज ही कितने में बिक जाएंगी। 4 महीने के बाद की बात छोड़ो, यानी मार्च 20 जो मैं बेच नहीं रहा हूं, बट मैं बोलूंगा आज ये कितने में बिक जाएंगी। बोले आज ये 4 करोड़ में बिक जाएंगी। बोले ठीक है, 1 करोड़ डेप्रिसिएशन लगा लो। यहां पर मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लिया, और वो कॉन्सेप्ट था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यहां मैंने 2 एस्टीमेट नहीं लिए, सिर्फ एक ही एस्टीमेट लिया। गोइंग कंसर्न में 2 एस्टीमेट ले रहे थे, कितनी यूजफुल लाइफ है और क्या साल्वेज वैल्यू है। और रिलेशन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, और वो क्या ले रहा हूं कि आज मार्च 20 के दिन क्या रियलाइजेबल वैल्यू है। 5 करोड़ में खरीदी थी, 4 करोड़ की आज की रियलाइजेबल वैल्यू, 4 महीने बाद की भी नहीं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दो एस्टीमेट लगाने के लिए कहता है। बिजनेस में वो जो थिंग्स और आर्टिकल आपने यूज करने के लिए लिए हैं, वो कितने टाइम तक आपके पास एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसकी, और उस समय उसकी क्या साल्वेज वैल्यू उस समय रहेगी वो, और तीसरा आपने कितने में खरीदी। इन तीनों के बेसिस पे लेके डेप्रिसिएशन लगा लो। दैट इज गोइंग कंसर्न। जिन्होंने पढ़ा हुआ था उन सबकी आंखें खुल गई होंगी। तो अब आगे जाके हम पढ़ेंगे AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इशूड बाय ICAI। उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। उनमें हम तीन पढ़ेंगे, एक गोइंग कंसर्न भी होगा, एक गोइंग कंसर्न होगा, आगे बाकी के तो पढ़े नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक उसको, बट गोइंग कंसर्न होगा। अब ये क्यों कहना चाह रहा हूं, समझा रहा हूं। हर वो बिजनेस जो अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहा है, वो ये अज्यूम करते हैं हम कि उसने गोइंग कंसर्न फॉलो किया। अगर वो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा है, रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेनेशन देगा कि हमने गोइंग कंसर्न फॉलो क्यों नहीं किया। अब आपको गोइंग कंसर्न कब फॉलो करना है और कब नहीं करना है वो समझाता हूं। अगर आपके रिपोर्टिंग डेट 1 जुलाई 19 से 31 मार्च 20 को आपको लगता है कि अगले 12 मंथ्स में
रिपोर्टिंग डेट के अगले 12 मंथ्स में आपका बिजनेस क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो अब आप गोइंग कंसर्न फॉलो मत करो, आप लिक्विडिटी यानी रियलाइजेशन कंसेप्ट फॉलो कर लो। और आपको लगता है कि नहीं भाई वो तो 12 मंथ से भी ज्यादा चलेगा, तो उस केस में आप गोइंग कंसर्न फॉलो करो। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज समझा देता हूं, जो आपका नॉन करंट एसेट, जिसे आप फिक्स एसेट्स बोलेंगे और बोलते हैं, उनमें हमारे पास चॉइस होती है गोइंग कंसर्न की और किसकी, लिक्विडिटी की। डिपेंड करता है क्या, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कार वाला, कि गोइंग कंसर्न कब लगाना है और लिक्विडेशन कब लगाना है। लेकिन जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं, क्या होती हैं, करंट एसेट्स, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉस्ट कंसेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जैसे कि स्टॉक, उसमें गोइंग कंसर्न नहीं लगता। करंट एसेट्स में आप ये देखते हैं, आज जो मैंने 10 लाख की परचेस करी थी, उसमें से 8 लाख मैं बेच चुका था, 2 लाख का जो पड़ा हुआ था, वो 2 लाख कैसे निकल रहा है वो आपको अभी नहीं समझना है। 2 लाख दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब अगर इस गुड्स को मैं आज बेच दूं बाजार में तो कितना आएगा, दैट इज रियलाइजेबल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, राइट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। तो कॉस्ट और रियलाइजेबल विच एवर इज लोअर। क्लियर, आई होप क्लियर। चलिए अब पढ़ लेते हैं। It states that the business is going to run for a foreseeable time and is not going to wind up soon. The valuation of assets is based on this assumption. I hope समझ गए। And here assets means non-current assets और fixed assets. अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया क्योंकि अभी हमारी स्टडी स्टार्ट हुई है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे आगे, इनका एप्लीकेशन सीखेंगे। अभी तो सिर्फ इन वर्ड्स को समझ रहे हैं, और जिन्होंने पहले पढ़े हुए हैं उनकी सबकी आंखें खुल रही हैं। Cost concept. As per this concept, the value of the asset is to be determined on historical or acquisition cost. समझ गए, 2 लाख, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला, इट डज नॉट गो हैंड इन हैंड ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। ये क्या चीज है, अब आपको हम बढ़ाएंगे आगे जाके। जो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं, यानी जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा काम में आती हैं, एक पीरियड से ज्यादा काम में आती हैं, उसे हम हमारी नॉन करंट बोल देते हैं। जैसे हमने एक मशीन खरीदी, हमने कार खरीदी, हमने बिल्डिंग खरीदी, हमने लैंड खरीदी। ये तो है नहीं कि कोई 12 महीने या 6 महीने में खत्म हो जाती है चीज़, तो सालों साल चलती हैं। लैंड बिल्डिंग तो हो, और लैंड तो इनफाइनाइट लाइफ है उसकी। तो अब लैंड जो होती है वो एक ऐसी एसेट है, ऐसी फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट है जो नॉन डेप्रिशिएबल होती है जनरली, यानी लैंड पे कभी डेप्रिशिएशन नहीं लगता। उसका कारण है लैंड की यूजफुल लाइफ तो अनलिमिटेड है ना, तो डेप्रिशिएशन कैसे लगाऊंगा। आई होप इट्स ओके। लैंड की साल्वेज वैल्यू, अरे उसकी साल्वेज नहीं होती, उसकी तो रियलाइजेबल तो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लैंड तो समय के साथ बढ़ती जाती है, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन अब समझाता हूँ। हमने एक बिजनेस डाला एक ऐसे एरिया में जो बहुत शांत था, बढ़िया था। हमने वहाँ लैंड खरीदी। अब क्या हुआ, जिस दिन हम बिजनेस में अपने अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 20 को, हमें पता लगा हमें यहाँ से बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो बिजनेस बैंड हो गया है, या कुछ कारण से वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, या कुछ और कारण ऐसे रहे कि वहाँ अब बिजनेस वायबल नहीं रहा है और लैंड की वैल्यू ज़बरदस्त डाउन हो गई है। हमने खरीदी थी 1 CR की लैंड, 1 करोड़ की लैंड। आज की तारीख में उस लैंड को बेचने जाएँ तो हमारे को 30 लाख भी नहीं आ रहे, और बिजनेस मार्च 20 को हमको पता है कि हम 4-6 महीने में बंद कर रहे हैं। अब हम लैंड को हिस्टोरिकल कॉस्ट 1 CR, रियलाइजेबल 30 लाख, आज 70 लाख का डेप्रिशिएशन चार्ज कर देंगे। यानी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लैंड को भी डेप्रिशिएट कर सकते हैं, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लैंड डेप्रिशिएबल होगी, बट वहां जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा कॉस्ट और रियलाइजेबल विच एवर इज लोअर का डिफरेंस लगा के डेप्रिशिएशन चार्ज कर लेते हैं। डिफरेंस लगा के
कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट रियलाइजेबल का डिफरेंस निकालेंगे, उसको अपन डेप्रिसिएशन बोल देंगे, ठीक है ना, क्लियर। सो दोस्तों अब वापस आ जाता हूं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब मेरा तो बिजनेस गोइंग कंसर्न है, बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं हो रही है, और मैंने लैंड खरीदी। मैंने लैंड खरीदी, सपोज करिए, ठीक, अभी बात करेंगे हम। लैंड खरीदी हमने 2 करोड़ की, वो बुक्स में 2 करोड़ पे दिखेगी हिस्टोरिकल कॉस्ट। पहले साल भी, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे भी, हमेशा 2 करोड़ पे दिखेगी, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन तो लगना नहीं है, बिजनेस गोइंग कंसर्न है, डेप्रिसिएशन लगना नहीं है। लेकिन अब जब मैं मेरे फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ की खरीदी थी, उस ईयर के अकाउंट्स और 5 साल बाद के अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करूंगा, उस समय भी वो 2 करोड़ की दिख रही थी और आज भी 2 करोड़ की दिख रही है, जबकि वास्तविकता में उसका मार्केट वैल्यू 10 करोड़ हो गया है। बट बुक्स में 2 करोड़ ही दिखती रहेगी, हम 10 करोड़ पे नहीं दिखा सकते उसको। 3 ही तो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन और कॉस्ट। ये कहां पढ़ा कि कॉस्ट से ऊपर चली जाए तो। अच्छा, फिर और समझाया था मैंने, लैंड की वैल्यू अगर गिर जाए तो डेप्रिसिएशन लगाना है, बढ़ जाए तो कुछ करना ही नहीं। उसका भी रास्ता है, बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, जो इन्फ्लेशन आता है, क्या आता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप समझते हैं ना, महंगाई। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, आज 2015 में ये पेन मैं 1 रुपए देके खरीद सकता था, 1 रुपए में ये पेन खरीद सकता था 2015 में। 2020 में मैं 1 रुपए लेके जाऊंगा तो ये पेन नहीं खरीद पाऊंगा, मुझे 1 रुपए से ज्यादा चाहिए होगा। यानी मेरी परचेजिंग पावर नीचे गिर गई है। 1 रुपया खर्च करने से मुझे जो पहले 1 यूनिट आता था, वही 1 रुपया आज मैं लेके जाऊं तो मेरा 1 यूनिट नहीं आएगा। राइट, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर को फॉल होना, परचेजिंग पावर गिरना, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना। तो अब अकाउंटिंग में जब अपन ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट लेते हैं तो हमारा ये ड्रॉबैक हो जाता है। हमारे जो कंपैरिजन है ईयर ऑन ईयर बेसिस का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। ये इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक अकाउंटिंग और बनी है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जिसमें अकाउंट्स को कंपेयर करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। कैसे, वो अब आप छोड़िए, और जब आप बहुत एडवांस स्टेज में आएंगे तब पढ़ेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ओवरकम करने के लिए। चलिए, कंपैरेटिबिलिटी लूज हो गई, वही किसी कारण, इन्फ्लेशन के कारण। आई होप क्लियर एज अ रिजल्ट ऑफ पॉइंट डिस्कस अबव। अब एग्जांपल, मैनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। कुछ एसेट्स की तो कॉस्ट ही नहीं होती है। कैसे, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी फेस की भी एक वैल्यू होती है। जैसे हम जब बात करते हैं इन्फोसिस की, जब हम बात करते हैं टाटा की, जब हम बात करते हैं रिलायंस की, इनके फेस हैं। रिलायंस का फेस हैं हमारे कौन, अंबानी। जब हम बात करते हैं टाटा तो कौन है हमारे, रतन टाटा। ऐसी कई कंपनियों की उन फेसेस की वैल्यू है, उनके साथ में काम करने वाले लोगों की वैल्यू है, बट वो हम बुक्स में कभी नहीं ले सकते। ह्यूमन एसेट्स, क्या चीज, ह्यूमन एसेट्स। सो मैनी एसेट डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट, और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन एसेट। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, मैंने एक एग्जांपल वही लैंड का लिया है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस लैंड परचेज इन ईयर 1992 ₹20,000, 20,000। मैंने 2 करोड़ बोला था, मैं 20,000 बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 1992 में मैंने 20,000 में खरीदी, तो जब मैंने 92-93 के अकाउंट बनाए होंगे तो 20,000 लिखा होगा। 92-93 में भी 20,000 93 में लिखा होगा। 93-94 में 20,000 कॉस्ट पे लिखूंगा उसको मैं। बिजनेस गोइंग कंसर्न है इसलिए। अब आप बोलेंगे सर गोइंग कंसर्न तो आप मान लो ना रियलाइजेबल। एक बात बताओ, कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल करूंगा तो रियलाइजेबल ज्यादा ही होगी ना लैंड की, 20,000 से कम तो होगी नहीं, तो डेप्रिसिएशन कहां से लगाऊंगा।
तो सर एप्रिसिएशन लगा लो, अरे नेगेटिव फिगर आ रहा है, कहां से एप्रिसिएशन लगा लो। आगे अपन पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, तब और बात समझ में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब अगर वैल्यू गिर जाती तो बात थी, यहां तो वैल्यू बढ़ी रही है लैंड की, तो डेप्रिसिएशन लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वही लैंड जो आपने 20,000 की खरीदी थी 92 में, 2015 में कितने की हो गई? 2 लाख रुपए की हो गई। The acquisition cost can't be taken as base for calculating net worth of the business land in 2015। जब 2015 की आप नेटवर्थ निकाल रहे हो कि हमारे बिजनेस की ये एसेट और ये लाइबिलिटी है, अब आप 20,000 की एसेट लेके माइनस लाइबिलिटी करोगे लैंड की 20,000 की, तो आपकी नेटवर्थ सही नहीं आएगी, इनकरेक्ट आएगी। बिल्कुल सही, यही इसकी लिमिटेशन है। क्लियर? आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी यहीं रोकते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपको। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेज इट। बिजनेस रियलाइजेज इट, इसको अपन लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो कॉस्ट और करंट एसेट जो हैं वो कॉस्ट और रियलाइजेबल विच एवर इज लोअर पे जाती हैं। और जब हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो हम हमारी जो नॉन करंट एसेट है उनके लिए भी कॉस्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के डिफरेंस को चार्ज कर लेते हैं, किसमें? एक्सपेंस के तौर पर। ये हम जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तब अप्लाई करेंगे। और ये बेसिकली देखा जाए तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही बहुत क्लोजली फॉलो करता है। बिल्कुल, कॉस्ट क्या है? जो जेब से दी, रियलाइजल क्या जेब से आएगा, जेब में आएगा। बट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को माना अच्छा नहीं, बोले नहीं ये अच्छा नहीं है यार, बोले इससे हमारी जो अकाउंटिंग मीनिंगलेस होती है और वैल्यू डिस्टोरेशन होता है। अकाउंटिंग मीनिंगलेस होती है, यानी उनके हिसाब से हमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए, उनके हिसाब से रिलेशन कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स में आपको सब समझाया गया है। हाँ, वहाँ समझ में नहीं आया तो आप मेरे पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब अगेन गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? आर द 3 कॉन्सेप्ट which provide the valuation criteria for assets and liability। valuation criteria, valuation criteria। तो दोस्तों आपने अब तक 8 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। पहले 2 बेसिक अकाउंटिंग थे, फिर तीनों से आप इनकम, बाकी पहले 2 कौन कौन से थे? एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट, जिस पे बाकी के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। फिर 3 कौन कौन से थे? पीरियोडिसिटी, एक्रूअल और मैचिंग, जिससे हम हमारी इनकम मेजर कर लेते थे और एसेट्स और लायबिलिटी को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर लेते थे। और फिर बाकी के 3 कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न, कॉस्ट और रियलाइजेशन, जो हमें वैल्यूएशन का क्राइटेरिया देते हैं कि जो आइडेंटिफाई कर लिए आपने अपनी एसेट और लायबिलिटी, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट पे किस वैल्यू पे दिखाना है। गोइंग कंसर्न से बना के दिखाना है, या कॉस्ट पे, या रियलाइजेशन पे, कौन सा वैल्यू से, राइट। चलिए, अब ये 9वां कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। अब तक आपने देखा मैंने सिर्फ ये कहा पहले 2 कंसेप्ट, फिर का 3 कंसेप्ट हमें इनकम डिटरमाइन करके देंगे, 3 कंसेप्ट हमें वैल्यूएशन देंगे। लेकिन हमें हमारी पीरियड की इनकम डिटरमाइन करनी है, पोजीशन डिटरमाइन करनी है, उसके लिए ट्रांजैक्शन को बुक्स में लाना तो होगा। तो ट्रांजैक्शन को बुक में लाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। बुक्स में ट्रांजैक्शन आएगा, रिकॉर्ड होगा, क्लासिफाई होगा, समराइज होगा, उसके लिए यह कॉन्सेप्ट है, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। यह मत कहना हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट होंगे, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। और यही हमारा कोर का मतलब बेस। सो दिस इज द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तीनों मतलब एक ही होते हैं। और ये उसका बेस है, कोर है, आधार है, राइट। एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज two aspects. One is debit, another is credit. कुछ एग्जाम्पल लिए, आपके समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पूरा टॉपिक है इसके ऊपर।
अकाउंटिंग प्रोसेस जब पढ़ेंगे। इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट बढ़े तो दूसरी घट सकती है। डिक्रीज इन अदर एसेट, कैसे? कैश इंक्रीज, बैंक डिक्रीज। कब? जब आपने बैंक से पैसा निकाला, तो आपके बैंक से जब पैसा निकालेंगे तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। अभी लेमन की तरह ही समझाऊंगा, स्टार्ट ही कर रहे हैं, प्रोसेस तो पड़ा ही नहीं है। दो एस्पेक्ट। दूसरा, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर। स्टॉक इंक्रीज, यानी आपने परचेस किया उधार में, क्रेडिटर इंक्रीज। इंक्रीज इन वन एसेट, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, सॉरी नॉट इंक्रीज इन वन एसेट, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी। स्टॉक इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज अगर उधार में खरीदा। अगर आपने कैश में खरीदा होता, इंक्रीज इन वन एसेट स्टॉक, डिक्रीज इन अदर एसेट क्या? कैश। कैश गया, स्टॉक आया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, जब आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, एक एसेट घटेगी, लाइबिलिटी भी घटेगी। डिक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटी। कैश डिक्रीज, क्रेडिटर्स डिक्रीज। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये सिर्फ नाम के लिए हैं, बट एक बात है, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने इसको मैथमेटिकली भी जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। ये जो मैंने 4 इफेक्ट दिए हैं, 5वां भी समझ लें, चौथा भी समझ लें। इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटी। आप मुझसे पैसा मांगते हैं, आप उधार, मैंने आपसे माल खरीदा, पैसा मांगने आते हैं, मेरे पैसे नहीं है, मैं आपको एक एक्सेप्टेंस लिख के देता हूं कि आप 4 महीने 3 महीने बाद मेरे से पैसे ले जाना। उस एक्सेप्टेंस को हम आगे जाके बोलेंगे बिल्स पेबल। मैंने जो एक्सेप्टेंस आपको दे दी उससे मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, बिल्स पेबल बढ़ जाएंगे, एक लाइबिलिटी घट जाएगी, दूसरी बढ़ जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे टोटल कितने होंगे? देयर विल बी 9 डिफरेंट 1 2 3 4 9 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कारण मालूम है क्यों? क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बिजनेस में जो हमारी टर्म्स आएंगी वो 5 टर्म्स आएंगी। एक आएगा कैपिटल, दूसरा आएगा लाइबिलिटी, तीसरी आएगी एसेट। कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट। चौथा आएंगे एक्सपेंस और इनकम। ये एक्सपेंस और इनकम जो है वो तो होंगे टेम्परेरी नेचर के। एक्सपेंस और इनकम तो क्या होंगे? टेम्परेरी नेचर के, वो बंद हो जाएंगे। अल्टीमेटली रहेंगे सिर्फ 3। कैपिटल को इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, और यही आगे जाके कहलाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हो गई इंटरनल लाइबिलिटी या रिस्क कैपिटल। इक्विटी बोलो, कैपिटल बोलो, ये लाइबिलिटी का मतलब आउटसाइडर, एक्सटर्नल को जो पेमेंट देने हैं, ये ओनर को देने हैं, ये बाहर वालों को देने, और इन दोनों का सम हमेशा बराबर होगा किसके? एसेट्स के। तो अब 1 2 3 राइट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट, 3 की पावर 2, यानी देयर विल बी 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। सर समझा दीजिए 9 क्या होंगे? इक्विटी बढ़े, एसेट्स बढ़े 1, इक्विटी घटे, एसेट्स घटे 2, इक्विटी बढ़े, लाइबिलिटी घटे क्या? 3, इक्विटी बढ़े, लाइबिलिटी घटे, उल्टा रिवर्स कर लो 4, देन इक्विटी बढ़े, इक्विटी घटे 5, लाइबिलिटी बढ़े, लाइबिलिटी घटे 6, राइट। फिर उसके बाद एसेट्स बढ़े, एसेट्स घटे 7, एसेट्स घटे, लाइबिलिटी बढ़े, सॉरी एसेट्स घटे, लाइबिलिटी घटे 9, एसेट्स बढ़े, लाइबिलिटी बढ़े, सॉरी 8 और 9। देयर विल बी 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। करके देख लीजिएगा, और जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा 9 डिफरेंट एग्जांपल्स। क्लियर फ्रेंड्स? वो थोड़ा लेटर स्टेज में आएगा।
पहले टर्मिनोलॉजी वगैरह सब